साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आज समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से इस विज्ञप्ति का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज इन्होंने इसको रिलीज़ कर दिया है। तो देख लेते हैं इसके अंदर इस बार समान पात्रता परीक्षा की क्या क्या नियम हैं, क्या क्या शर्तें हैं स्नातक स्तर पर। तो एक बार देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए हैं, कौन कौन सी सेवाओं में इसके थ्रू रिक्रूटमेंट दिया जाएगा, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो सेवा का नाम हो गया राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, प्लाटून कमांडर, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा जिसमें जिलेदार और पटवारी की पोस्ट है, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक का पद है, राजस्थान कारगर अधीनस्थ सेवा उप जेलर का पद है। उसके बाद राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन एवं उपनिवेशक अधीनस्थ सेवा पटवारी पद का नाम यहाँ पर है। उसके अलावा राजस्थान पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारी भी इसी के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे। उसके अलावा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा कनिष्ठ लेखाकार भी कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से ही आने वाली भर्तियों में विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। तो इस बार काफ़ी इसमें बदलाव किए गए हैं। वो क्या क्या मुख्य बदलाव किए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 मात्र एक पात्रता परीक्षा होगी। ये समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2000 में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के अनुबंध अनुसार की जाएगी। इसको वर्ष में कम से कम एक बार कराने का नियम भी है। बोर्ड द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होंगे प्रकाशित किए जाएंगे। तो इस बार जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है, तो आपको इस पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आगे की जो भी चयन प्रक्रिया है उससे आप बाहर हो जाएंगे। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियां हैं के अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम अंकों में 5% तक का शिथिलताकरण उपलब्ध होगी। आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। वही रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजिंग पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया हुआ है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको अपना KYC करना होगा जिसके लिए एक OTP आपके फ़ोन पर आता है। और ऐसा करने के बाद आपको अपना लाइव फ़ोटो वहाँ पर अपलोड करना है। ये नया चेंज है, आपको लाइव फ़ोटो आपको वहाँ पर रिकॉर्ड करके देना है और हस्तलिपि के नमूने भी अपलोड करने हैं। तो ये दो चेंजेस हैं। एक तो आपको लाइव फ़ोटो इस बार देना है, KYC कराना है और हस्तलिपि के आपको अपना हाथ से लिखे हुए राइटिंग को अपलोड करना है। इसके लिए अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब का उपयोग कर स्वयं वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी जो भी उस कैटेगरी में आता है उसको चूज कर आपको उसका आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थियों की लाइव फोटो खींचकर दर्ज किए जाने एवं अभ्यर्थियों की स्वयं की हस्तलिपि जो हैंडराइटिंग है उसका नमूना अपलोड करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थी का पूर्व में OTR बना हुआ है तो उसे OTR को अपडेट करना होगा। तो पूर्व में भी जिनका OTR हो रखा है उनको भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पहली बार लाइव फोटो और हैंडराइटिंग का नमूना अपलोड करना होगा। तो जिनका पहले से भी हो रखा है उनको भी दोबारा करना होगा। इसके लिए आपको क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन पर जाना है। वहाँ पर OTR KYC के सेक्शन है, वहाँ पर लाइव फोटो का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको अपना फोटो खींचना है। टेक फोटो के बटन पर क्लिक करना है। इस बटन का उपयोग लेकर वह कंप्यूटर पे लगे कैमरे में से स्वयं की लाइव फोटो ले सकेंगे।
इसके लिए अभ्यर्थी को टेक फोटो का बटन दबाकर उसे कैमरे के सामने इस प्रकार सीधा बैठना होगा कि उसका अधिक से अधिक चेहरा फोटो में आए। वे आंखों की पलकों को झपकाना होगा, तब कंप्यूटर स्वयं ही उसका फोटो कैप्चर कर लेगा। तो फोटो खिंचवाते वक्त आपको अपनी आंखों की पलकों को भी ऊपर नीचे करना है, जिससे आपका सही फोटो लिया जा सके। लाइव फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, पीछे उसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। अभ्यर्थी जब तक स्वयं की फोटो की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हो जाता, वह इस प्रक्रिया को दोहरा सकता है। तो आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं जब तक आप उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं हो जाए। परंतु लाइव फोटो वे हैंडराइटिंग का जो नमूना है, एक बार सबमिट ई-केवाईसी करने के बाद उसे नहीं बदल सकेगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको चाहे कितना भी टाइम लग जाए, आप उसको सबमिट करने से पहले चेक कर लें कि आपका सही है कि नहीं है, क्योंकि बाद में चेंज नहीं हो पाएगा, फिर वही दिक्कत आती है। तो इसलिए आप सबमिट करने से पहले इसको अच्छे से देख लें। उसके बाद समस्त अभ्यर्थी हैं वो हैंडराइटिंग का नमूना अपलोड करवाए जाएंगे। इस हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर हैंडराइटिंग के अंतर्गत सैंपल फाइल का लिंक मिलेगा। इस लिंक को क्लिक कर अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा निर्धारित हस्तलिपि नमूने का निर्धारित प्रारूप डाउनलोड करना होगा। तो आपको एक प्रारूप वहां से डाउनलोड करना है, उसी प्रारूप में आपको लिखना होगा। इस प्रारूप को इसमें लिखे निर्देशों के अनुसार अपनी हैंडराइटिंग में भरकर एसएसओ आईडी ओटीआर नंबर भरकर हस्ताक्षर करके ओटीआर ई-केवाईसी के हैंड रिटन सेक्शन के अंतर्गत चूज फाइल का बटन क्लिक कर अपलोड करना है। तो आपने जो हैंडराइटिंग की है उसका एक फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से, उसको फिल करना है और आपको इसको क्या कर देना है, चूज फाइल कर बटन पर क्लिक कर इसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आपका हैंडराइटिंग का नमूना अपलोड हो जाएगा। तो इस बार दो नए ऑप्शन है, एक तो लाइव फोटो का और एक हैंडराइटिंग का। लाइव फोटो के लिए आपको टेक फोटो पर क्लिक करना है और दूसरा हैंडराइटिंग के नमूने के लिए आपको एक फॉर्मेट डाउनलोड करना है, उसके अंदर आपकी डिटेल्स फिल करनी है और उसको अपलोड कर देना है। तो ये दो नए चेंजेस इस बार बड़े चेंजेस हैं इसके अंदर। एक तो पहला 40% मिनिमम आहारता रख दी गई है और अब आपको ई-केवाईसी कराना होगा, जिसके लिए आपको आपकी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी और हैंडराइटिंग का नमूना भी देना होगा। तो ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एसएसओ के माध्यम से आवेदन आप कर सकेंगे। तो इस तरीके से ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और हम उसके आवेदन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस बार साफ साफ लिख दिया है कि जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो है, वो 1 माह से अधिक पुरानी ना हो, वह भी अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य होगा। अगर आपके कोई बॉडी मार्क है वो भरना अनिवार्य ही होगा। इसके अलावा भी आपको अपना इनमें से कोई एक सत्यापन करना ही होगा या आधार कार्ड आधारित सत्यापन करना होगा। आपको यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो और किसी सत्यापन की उसको आवश्यकता नहीं होगी। और यदि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएसओ जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी सत्यापित करना होगी। आधार नंबर दर्ज करने और फिर डेटा दर्ज करने की जानकारी, उम्मीदवार के नाम, पिताजी का सत्यापन किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 किसी विकल्प का चयन कर सकता है। अगर आधार नहीं है तो वो मूल प्रमाण पत्र विकल्प के तौर पर कर सकता है, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प ले सकता है। यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया में स्वयं का विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी कि उसको परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा और वहां पर पहले अपना बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा, तभी उसको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो और कुछ जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आवेदक अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करे, अन्य दूसरी एसएसओ आईडी से भरा गया आवेदन मान्य नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। तो प्रीव्यू का मतलब सबमिशन नहीं होता, आपको एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी, तभी आप ये मानकर चलें कि आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो गई है।
तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। आपके पास मैसेज भी आएगा और आपको अगर आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपके उसमें एसएसओ पोर्टल पर भी वो दिखाएगा। अगर कोई समस्या आ रही है रिक्रूटमेंट पोर्टल को लेकर तो आप हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। ई मित्र हेल्पलाइन नंबर ये दे रखे हैं, इन पर बात कर सकते हैं और ये जो है हेल्पलाइन नंबर, इन पर बात कर सकते हैं। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं शिकायतें राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी दर्ज शुल्क करा सकता है, जो कि निःशुल्क है। इसके अलावा आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता अतिरिक्त अन्य संस्था विश्वविद्यालय के प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार मान्य नहीं किया जाएगा। तो एक बार आपने जो डिटेल फिल कर दी वही डिटेल आगे के लिए मान्य होंगी, उनको बदला नहीं जा पाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से फिल करें। जो एक बार पंजीयन शुल्क है वो देख लेते हैं। तो अगर जिसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। जनरल कैटेगरी के केस में और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं जो कि क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 600 रुपये देने होंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको 400 रुपये देने पड़ेंगे और बाकी जो दिव्यांगजन आवेदक हैं उनको 400 रुपये देने होंगे। समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत विभाग के पदों के नाम का विवरण इस प्रकार है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो आप इसको देख लीजिए। तो इनकी कितनी वैकेंसी निकलेंगी ये बाद में बताया जाएगा। जब इनका भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा उस समय इनके अंदर कितनी वैकेंसी निकलती हैं यह उसी समय बताया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। बाकी ये रिजर्वेशन है, जिस तरीके से रिजर्वेशन मिलता आ रहा था उसी तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा, इसमें कोई खास बदलाव है नहीं। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना इसके अंतर्गत स्नातक स्तर की सीटी उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक अर्हता स्नातक या उसके समतुल्य होंगी। तो आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। जो कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है वो इस परीक्षा में बैठ सकता है। यहाँ पर एक बात है कि समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि के पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बैठ सकते हैं और जो इसकी मुख्य परीक्षा होगी तब तक आपके पास में डिग्री आ जानी चाहिए। तो आप अगर भरना चाह रहे हैं तो भर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल पदों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती के पात्र नहीं माना जाएगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको फिर आगे के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आयु है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आयु यहाँ पर रखी गई है इसके लिए। और यहाँ पर जिस भर्ती वर्ष विशेष सीधी भर्ती में यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था और उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। तो इसके अंदर 3 वर्ष की छूट भी दी हुई है। मान लो वो भर्ती 3 साल से निकली नहीं थी और आप उसके लिए पात्र थे, तो उस स्थिति में उस भर्ती के लिए 3 वर्ष की छूट यहाँ पर तय होगी। इसके अलावा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2023 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधित कर आयु सीमा में छूट दी है। ये जो छूट दी है वो इस प्रकार है। इसके अनुसार अधिकतम आयु सीमा छूट निम्न प्रकार तय होगी। द पर्सन हु वॉज विद इन द एज लिमिट ऑफ 31/12/2020 शैल बी डीम्ड टू बी विद इन द एज लिमिट अप टू 31/12/2024। तो जो 31/12/2024 तक इस एज लिमिट के दायरे में था उसको जो टाइम दिया है वो दे दिया है, 31/12/2024 तक का टाइम दे दिया गया है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको उसको अपनी कैटेगरी के अनुसार भी छूट दी हुई है। सब कैटेगरी वाले अपनी उसके बारे में जानते हैं, इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब आपको परीक्षा शुल्क कब से कब तक जमा करना है उन डेट्स का ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप जो परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं वो 9/8/2024 से लेकर 7/9/2024 तक आप जमा करा सकते हैं। आखिरी इसको 11:59 तक आप इसको जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 9/8/2024 से 7/9/2024 रात्रि 11:59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। उसके बाद जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा, तो समय रहते आप इस फॉर्म को भर लें। परीक्षा का जो आयोजन है वो कब किया जाएगा उसकी भी संभावित डेट दे रखी है। तो दिनांक 25/9/2024 से दिनांक 28/9/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी।
और यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। वो तो की ही जाएगी एक से अधिक चरणों में, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहेगी मार्क्स अलॉट करने में। प्रवेश पत्र आ ही जाएंगे समय रहते हुए, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर भी भेज देते हैं, ईमेल आईडी पर भेज देते हैं, और डायरेक्टली बोर्ड की जो वेबसाइट है उससे भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये नियुक्ति की अयोग्यताएं हैं, किन किन कारणों से आप अयोग्य हो सकते हैं, ये वही कारण है जो लगभग लगभग हम सब जानते हैं, तो इस पर भी समय नहीं दूंगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु विशेष निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो वही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, OTR करना है, और गलत सूचनाएं नहीं देनी है। गलत सूचनाएं उसके लिए आवेदक को डीबार किया जा सकता है। उसके अलावा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करने के दिशा निर्देश दे रखे हैं। जिनका ऑलरेडी OTR हो रखा है तो उनको ज़रूरत नहीं है, उनको अपना नया फ़ोटो ज़रूर अपलोड करें इस बार, 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और हस्ताक्षर अपलोड करने के दे रखे हैं। यहाँ पर जो विशेष चीज़ है वो ये है, परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उत्तर कुंजी आंसर की बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी। परीक्षार्थी निर्धारित तारीख तक 100 रुपये जमा कराने में होंगे। आपत्ति आमंत्रित करने हेतु आप ये कर सकते हैं, ये पहले भी होता था, इसमें कुछ नई बात नहीं है, वही सारे नए कुछ है नहीं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया का भी दे रखा है। तो कुछ चीज़ों पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में, जैसे फोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया, उन सूचना को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय पर दर्ज की थी। तो OTR में एक बार चीज़ दर्ज हो गई वो बदल नहीं पाएगी। अगर OTR है उसमें शैक्षणिक योग्यता में केवल मात्र एक बार ये संशोधन की अनुमति दी गई है। एक बार ही आप उसको लाइफ टाइम में एक बार ही चेंज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप आवेदन वापस लेना चाहते हैं तो उसकी भी बोर्ड ने यहाँ पर बता रखा है। इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन प्रतिहारित किए जाने की सुविधा नहीं दी गई है। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि आप अपना फॉर्म वापस नहीं ले सकते, तो पहले भरने से पहले सोच लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी इस फॉर्म को फिल करें, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम, तो इसके लिए भी यहाँ पर लगा रखा है कि आप गलत सूचना न दें, उसके लिए क्या दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, उन सब के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। जो परीक्षा की जो स्कीम है वो वही जो पहले चलती आ रही थी लगभग वैसी है। इसमें आप देख लेना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साधन, राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समसामयिक घटना, ये सब इसके अंदर दी हुई है। इसके अलावा जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी, टोटल 300 मार्क्स का ही होगा, और जो समय निर्धारित किया गया है वो 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे तथा सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान होंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थियों को प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक में 1/3 भाग नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। तो पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार आप ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग इसमें जोड़ी गई है, वो भी 1/3 है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। यहाँ पर पाठ्यक्रम को डिटेल में बताया गया हुआ है, तो आप इसको पॉज कर देख लेना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये आपको पढ़ना है। तो इसके अलावा राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। उसके बाद लैंग्वेज नॉलेज, यहाँ पर हिंदी की नॉलेज आपकी देखी जाएगी। इसके अलावा जर्नल इंग्लिश है, लैंग्वेज की यहाँ पर नॉलेज देखी चेक की जाएगी। कंप्यूटर का ज्ञान चेक किया जाएगा। समसामयिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो स्कीम है कैंडिडेट कॉर्नर में, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, ABCDE अंकित होंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोला उत्तर पुस्तिका में सही दर्शाए करना होगा। तो अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो उसके लिए आपको जो 5वां विकल्प है वह चूज करना होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ही यहाँ पर।
यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं किया है और उसके लिए पांचवा विकल्प ई गोला गहरा करना होगा, तो अगर आपने नहीं है कोई भी उसमें, तो आपको पांचवा विकल्प में भी गोला भरना होगा अगर आपको उत्तर नहीं मालूम है तो। यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे में 10% प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न का 1/3 अंक घटाए जाएंगे। तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने पांचवें विकल्प को भरना उस स्थिति में छोड़ दिया जहां आपको उसका उत्तर नहीं पता है, तो आपको पांचवा विकल्प भरना है। अगर 10% से ज़्यादा आप नहीं भरते हैं तो आपका जो OMR है उसको चेक भी नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया गया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको अतिरिक्त 10 समय दिया जाएगा कि आपको चेक करना है कि आपने पांचों गोलों में से कोई एक गोला आपका भरा हुआ होना चाहिए। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें कि इस CET परीक्षा में क्या क्या बदलाव हैं पिछली बार की उसमें, तो एक तो सबसे पहले आपको OTR में बदलाव करना होगा। OTR में आपको क्या है कि आपकी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी और जो हैंड राइटिंग का जो नमूना है उसका फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको अपलोड करना होगा। दूसरी बात यह है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव किया जाएगा मार्किंग, और उसके अलावा 5 विकल्प होंगे इस बार प्रश्न पत्र में। तो आपको पाँचों में से किसी ना किसी एक पर गोला करना ही होगा। तो यही कुछ मोटे मोटे बदलाव हैं, बाकी सारी चीज़ें लगभग वही हैं। और अगर तो ये सब जानकारी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।